वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे जो है वो आप सक्खर IB यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अभी इनकी रिसेंटली डायरेक्ट टेस्ट की अनाउंस हुई है। तो फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, मेन कैंपस क्या है, सब कैंपसेस कौन से हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि मैं भी ये बड़ी गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए भी अभी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिशन टेस्ट कैसे होता है, फॉर्म क्या होता है। तो ये सब जो जरूरी चीजें मैं आपको वही टू द पॉइंट बात बताऊंगा। अच्छा, अगर तो आपने इंटरमीडिएट पास किया है या फिर इस ईयर आपने जो है वो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हैं, अब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, कोई एंट्री टेस्ट देना चाहते हो, और अगर आपने वो चूज किया है सक्खर IB, तो सक्खर IB यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे लोगे, आप अंडर ग्रेजुएट में कैसे एडमिशन लोगे, तो ये मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखो, सक्खर IB यूनिवर्सिटी जो है इसका मेन कैंपस है वो सक्खर में मौजूद है। मेन कैंपस के अलावा जो इसके 4 सब कैंपसेस भी हैं, उनमें से एक आपको दादू में मिलेगा, एक आपको खैरपुर में मिलेगा, एक आपको कनकौट में मिलेगा और एक आपको मीरपुर खास में मिलेगा। अच्छा, सक्खर IB यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो सक्खर IB यूनिवर्सिटी को ना कंप्लीटली गवर्नमेंट माना जाता है ना प्राइवेट माना जाता है। इसको कहा जाता है कि भाई सक्खर IB यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसका जो सिलेक्शन होता है, इसकी जो लिस्ट अपलोड होती है, मतलब ये स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट वाला कोई चक्कर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी NED यूनिवर्सिटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या होता है, ये पहले जो है आपसे एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ये आपकी इंटर की परसेंटेज या फर्स्ट ईयर की परसेंटेज या मैट्रिक की परसेंटेज ये देखकर और टेस्ट का स्कोर देखकर उसको मिलाकर जो है वो एक रिजल्ट बनाते हैं। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि भाई ये आपकी मेरिट नंबर बना है, ये आपका जो है परसेंटेज बना है, अब आप जो है वो इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो, इसमें नहीं ले सकते। तो वो आपको कंप्लीटली आपको एक चॉइस नहीं मिलती, बल्कि आपको जब तक टेस्ट का अच्छा स्कोर ना हो, परसेंटेज अच्छी ना हो, तभी जाके जो है वो आपको अपना फेवरेट डिपार्टमेंट मिलता है। IBA में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर क्या है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपसे जो है वो पूछा जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, और आपको जो भी डिपार्टमेंट चाहिए होता है आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाता है। आपको जस्ट क्या करना होता है, टेस्ट पास करना होता है। कोई मेरिट लिस्ट का चक्कर नहीं है। आपका यहाँ पर कंपटीशन किसी दूसरे बच्चे की परसेंटेज के साथ नहीं है, अपनी परसेंटेज के साथ नहीं है। आपका मुकाबला है जस्ट अपने आप के साथ, अपनी टेस्ट के साथ, कि आप कितनी जो है वो टेस्ट अच्छी करते हो। आप अगर टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाता है जो आपने अप्लाई किया होता है फॉर्म में, आपको अपना फेवरेट डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो आपको ये नहीं देखना कि मेरी इंटर में परसेंटेज कितनी है, फर्स्ट ईयर में कितनी है, उस बच्चे की कितनी है, उसका कितना स्कोर बना है, मुझसे ज्यादा है कम है, डजंट मैटर। आपको जस्ट अपना टेस्ट पास करना है, आपको खुद से लड़ना है, तभी जाके जो है वो आपका टेस्ट पास होगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन जो है वो ये टेस्ट दे सकता है, जो डायरेक्ट टेस्ट आया है, या कौन एडमिशन ले सकता है इसमें, तो अगर आपने इंटरमीडिएट इस साल की है, बेशक रिजल्ट ना आया हो, या आपने 2021 में की है या 2022 में की है, तो 2021, 2022 और 2023 इन तीनों सालों में जिसने भी इंटरमीडिएट पास किया है उसी को जो है वो अलो है कि वो ये टेस्ट दे सकता है। अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, देखो डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपके पास BBA है। अब BBA में कुछ स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे आप BBA मार्केटिंग में कर सकते हो, HRM में कर सकते हो, एग्री बिजनेस में कर सकते हो। मजीद डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, इकोनॉमिक्स है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आपके पास कंप्यूटर साइंस है। मतलब कंप्यूटर साइंस जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, मतलब जैसे हर बंदा चाहता है ना मैं जन्नत में जाऊं, चाहे उसने अच्छा काम किया हो, बुरा काम किया हो, फिर भी वो जन्नत में जाना चाहता है। इसलिए इसी तरह किसी को कोडिंग आती है नहीं, किसी को समझ है कंप्यूटर साइंस की है या नहीं, बस जॉब्स की वजह से इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखकर वो हर कोई कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है। तो कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ पर भी है। आपके पास कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास जो है वो मीडिया कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट मौजूद है, फिजिकल स्पोर्ट्स है, इसका भी एक डिपार्टमेंट होता है, BEd है आपके पास, BS मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, और आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसमें भी आपको 3 कैटेगरी मिलती हैं। पावर में आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, और आप एनर्जी सिस्टम में भी कर सकते हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके सक्खर में जो मेन कैंपस है वहां पर मिलेंगे। अगर डिपार्टमेंट्स हम सब कैंपसेस की बात करें तो सब कैंपस में जो खैरपुर का कैंपस है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगी। बाकी जो रिमेनिंग है 3 सब कैंपसेस, दादू का, आपका कनकोट का और आपका मीरपुर खास का, वहां पर आपको BBA का डिपार्टमेंट भी मिलेगा और आपको कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मिलेगा। तो ये मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बता दिए। अगर मैं आपको डिपार्टमेंट्स की फी स्ट्रक्चर बताऊं, देखो ये मैं फी आपको 2021 और 22 के सेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि फी चेंज हो सकती है। पाकिस्तान की हालात भी आपको पता है, तो हो सकता है इस साल जो है वो कुछ 1000 रुपीज जो फी इंक्रीज भी की जाए। अच्छा,
अगर फी को देखें तो बीबीए की फी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनकी जो फी है वो आपके पास आती है 87,000 पर सेमेस्टर। अच्छा, अचानक लाइट चली गई थी तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर बता रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी जो फी है पर सेमेस्टर वो है आपकी 87,000 रुपीज पर सेमेस्टर। सेमेस्टर आपका 6 मंथ्स का होता है, तो पर सेमेस्टर आपकी जो फी है इन डिपार्टमेंट्स के लिए वो है आपके पास 87,000। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2021 और 2022 सेशन के हवाले से, क्योंकि फी चेंज हो सकती है और पाकिस्तान की हालात भी आपको पता है, तो हो सकता है इस साल जो है वो कुछ फी मजीद बढ़ने का इम्कान है, हो सकता है यही रहे। अच्छा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे ना इन डिपार्टमेंट्स के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा 1,04,000 रुपए, क्योंकि आपकी एडमिशन फी भी इसमें आ जाती है। लेकिन उसके बाद रेगुलर में आपको क्या पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर 87,000 इन डिपार्टमेंट्स के लिए। अगर हम बात करें एनर्जी सिस्टम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसकी जो फी है पर सेमेस्टर वो है आपके पास 47,000। अगर आप बात करो बीएस मैथमेटिक्स की तो उसकी फी है आपके पास पर सेमेस्टर 42,000। अगर आप बीएड प्रोग्राम की बात करो तो उसकी फी है आपके पास 42,000 पर सेमेस्टर। अगर आप बीबीए एग्री बिजनेस की कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो आपकी उसकी फी है 42,000। और अगर आप बैचलर कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में तो आप उसकी फी है 47,000 पर सेमेस्टर। अगर आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी जो फी है वो है आपके पास 42,000 अगेन। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन की जो फी रखी गई है वो 42,000 नहीं है, वो 26,000 रखी गई है। और मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की 42,000 है अगेन पर सेमेस्टर। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की आपकी फी होती है। तो बीबीए की, बीएस मैथमेटिक्स की, ये सब चीजें मेन कैंपस में भी यही फी है, सब कैंपसेस में भी यही फी है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है इन डिपार्टमेंट्स का। अगेन मैं बता दूं ये 2021-2022 सेशन के हवाले से हो सकता है इस साल बढ़ भी जाए या कम हो जाए या यही रहे, तो ये डिपेंड करता है हालात पर, कंडीशन पर। तो ये चीज मैंने आपको बता दी फी स्ट्रक्चर के साथ। अब हम बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन कैसे आईबीए में लें? देखो, सखर आईबीए में एडमिशन लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट टेस्ट, दूसरा होता है 0 सेमेस्टर। तो 0 सेमेस्टर को अभी आप साइड में कर दो, वो अभी आपके काम का नहीं है। पहले मेथड को देखते हैं डायरेक्ट टेस्ट। देखो, डायरेक्ट टेस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका दूसरा मेथड है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ जो है वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं, पेपर्स देने पड़ते हैं, सेमेस्टर को फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ मखसूस टाइम के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आप ये कह लो आपका कंप्लीट ईयर वेस्ट करते ही हैं वो। लेकिन ये जो डायरेक्ट टेस्ट है इसमें आपको जस्ट दूसरी यूनिवर्सिटी तरह टेस्ट देना है और आपको उसी साल एडमिशन मिल जाता है। तो इसलिए इसका नाम भी डायरेक्ट टेस्ट रखा गया है। डायरेक्ट टेस्ट में देखो, मेन कैंपस हो या सब कैंपस हो, आपकी हर साल एक दफा ही डायरेक्ट टेस्ट होती है। अगर हम बात करें डायरेक्ट टेस्ट मेन कैंपस के लिए, तो ये जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है ना फेज 1 फेज 2, तो ये जो फेज 1 है ये आपका खाली होता है मेन कैंपस के लिए। फेज 1 आपका सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के लिए, फेज 1 सब कैंपसेस के लिए नहीं होता, फेज 1 सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के लिए होता है। तो फेज 1 में कौन अप्लाई कर सकता है? चाहे आप प्री मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग क्या कहते हैं कैटेगरी से हो, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में किया है, प्री मेडिकल में किया है, तो आप फेज 1 में टेस्ट दे सकते हो, कोई भी टेस्ट इसमें दे सकता है। फेज 1 मेन कैंपस में जो आप डिपार्टमेंट्स चूज करते हो फॉर्म्स के वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉर्म में ही आप अप्लाई करते हो कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, फिर आपको टेस्ट पास करके वो डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो अगर आप फेज 1 में टेस्ट दोगे तो आप प्री मेडिकल से हो या इंजीनियरिंग से आप टेस्ट दे सकते हो। फेज 1 में जो आपको डिपार्टमेंट्स की चूज करने की जो भी ऑप्शन है वो आपके पास है। बीबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, एग्री बिजनेस, बीएड है आपके पास, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपके पास बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस का भी डिपार्टमेंट आपका फेज 1 में आता है मेन कैंपस में, क्योंकि मेन कैंपस के लिए ही फेज 1 होता है। तो इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 26 जून तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। फिजिकल फॉर्म्स इसके नहीं होते, ऑनलाइन फॉर्म्स ही होती हैं। और इसका जो टेस्ट है वो आपका 9 जुलाई है और ये टेस्ट आपका मेन कैंपस सखर में ही होता है। देखो, इस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इस टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आपका आता है इंग्लिश का जिसमें आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं, और होता है मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स बेसिक होता है जो आप क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक पढ़ते हो। 35 एमसीक्यूज आपके पास आते हैं मैथमेटिक्स के। जीके के आपके पास आते हैं 15 और 10 एमसीक्यूज आते हैं आपके पास आईक्यू के। फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, अगेन बार बार तभी आपको बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग फेज 1 फेज 2 में कंफ्यूज हैं। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करें फेज 1 की,
तो देखो इंग्लिश का आप किसी भी किस्म का टेस्ट दो, चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई के लिए टेस्ट दे रहे हो, ये आईबीए का दे रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी का, तो सेम टॉपिक्स ही होती हैं, सेम सिलेबस ही होता है आपका इंग्लिश का। 10 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन के, 5 क्वेश्चंस एंटोनोम, 5 क्वेश्चंस सिनोनोम, 5 क्वेश्चंस जो है वो एरर डिटेक्शन, 5 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन, 5 क्वेश्चन जो है वो आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास टेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के हवाले से आते हैं। ये हो गया आपके पास इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट इतना टफ नहीं आ रहा होता है, इतना क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता, बस ट्रिकी होता है। मतलब आप ये तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता ना किसी क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आईबीए वाले ऑप्शन ऐसे देते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये सारे के सारे सही हैं, आपको इनकरेक्ट ढूंढना पड़ता है, मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है। तो इतना ज्यादा ट्रिकी टेस्ट होता है, लेकिन होता इतना टफ नहीं है, नॉर्मल रेंज में होता है। कम से कम एक बच्चा अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो कर लेता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे आपको टाइम देना है इंग्लिश को, ये जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया इस हिसाब से जो है वो इनका वेटेज इस हिसाब से आएगा, इसके एमसीक्यू इस हिसाब से आएंगे, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है इंग्लिश की। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स दिखने में तो ये कहते हैं कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आते हैं आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज के प्रॉब्लम, मिक्सचर के प्रॉब्लम, इनइक्वालिटीज, इक्वेशंस, अलजेब्रा, फाइनेंशियल अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप ये कह लो मिक्सचर के प्रॉब्लम, टैंक के प्रॉब्लम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मतलब बेसिक मैथ्स में आते हैं। आप ये कह लो कि जो आईबीए कराची का सिलेबस है वही सिलेबस इसका है, बस उसमें कुछ टॉपिक्स एडिशनल होते हैं, इसमें नहीं है। जो मतलब आप 6 से लेके मैट्रिक तक जो आपका सिंप्लेक्स का बुक बोर्ड है उसमें जो टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स आते हैं। आपके पास वेरिएशन है, रेट्स है, यूनिट रेट्स हैं, या आईबीए का मैनुअल भी आपने देखा होगा तो उसको भी फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका टेस्ट आ रहा होता है मैथ्स का। मैथ्स में 35 एमसीक्यूज होते हैं, और मैथ्स ही थोड़ी बहुत टफ आ रही होती है, जिसकी वजह से काफी लोग फेल हो जाते हैं मैथ्स की वजह से। तो मैथ्स की आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। उसके बाद जीके, देखो जीके इतना टफ नहीं आ रहा होता। जीके में 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा कि भाई इस सिटी का ओल्ड नेम क्या है, तो इससे रिलेटेड यही आता है। या फिर आप क्या करो, 2022 और 2023 जो भी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, चल तो बुरे ही रहे हैं, वो आप याद कर लो, थोड़ी सी न्यूज फॉलो कर लो, आपका जीके हो जाएगा। आईक्यू, अगेन आईक्यू भी सिंपल आ रही होती है, सीक्वेंस सीरीज से आ जाता है, या एनोलॉजी से आ जाता है, या फिर कोई डायग्राम वाइज कोई आईक्यू क्वेश्चन आएगा, जैसा भी आता है मतलब आपको आईक्यू का पता भी होगा, डिफरेंट इसमें आ रहा होता है, तो वही सेम आपका होता है। और इनका भी जो लेवल है वो इजी रखा जाता है, कोई इतना टफ नहीं होता, मीडियम लेवल का ही होता है। तो अगर आपको टेस्ट पास करना है ना ये फेज 1 का, तो आपको ये चारों सब्जेक्ट्स पास करने होते हैं। एक पर्टिकुलर इनका कट ऑफ बनता है, कट ऑफ में आपको एंड में बताऊंगा कैसे बनता है। तो अगर आपने ये चारों सब्जेक्ट्स पास किए तभी जाके जो है वो आपका कंप्लीटली टेस्ट पास हो गया, अब आपको वो उस डिपार्टमेंट में एडमिशन दे देंगे। तो ये आपको ख्याल रखना है, किसी एक अगर आप पोर्शन में भी रह गए, किसी एक सब्जेक्ट में भी आप रह गए तो आपका टेस्ट पास नहीं होगा। इवन दैट अगर आप आईक्यू में भी रह गए, या जीके में रह गए, या इंग्लिश में रह गए, या मैथ में रह गए, तो आपका टेस्ट पास नहीं होता। मोस्टली पीपल जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं मैथमेटिक्स की वजह से, क्योंकि मैथ्स थोड़ा बहुत टफ आ रहा होता है, ट्रिकी आ रहा होता है, ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ही सिर्फ और सिर्फ आ रहे होते हैं जो मैंने देखा है। तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, चारों सब्जेक्ट पास करने हैं, तभी जाके जो है वो आपका टेस्ट पास हो रहा है। गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई है। अब बात करते हैं फेज 2 की। कट ऑफ में आपको एंड में बताता हूँ। फेज 2 में आपके पास आता है मेन कैंपस के वो डिपार्टमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट दे सकते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसकी स्पेशलाइजेशन है, बीएस मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है। तो अगर आपको इन 3 डिपार्टमेंट्स में टेस्ट देना है और मेन कैंपस में आपको पढ़ना है तो फेज 2 में आप टेस्ट देंगे। और सब कैंपस में अगर आपको पढ़ना है, सब कैंपस के मैंने आपको डिपार्टमेंट्स भी बताया, तब भी उसका टेस्ट जो है वो फेज 2 में होता है। तो फेज 1 में सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस, फेज 2 में आपके पास मेन कैंपस के प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ वो ही दे सकते हैं। मेडिकल का कोई काम नहीं है फेज 2 में मेन कैंपस में। अगर आप सब कैंपस में जाना चाहते हो तो सब कैंपस के लिए भी आपका फेज 2 है, और अगर मेन कैंपस में प्री इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स जाना चाहते हो तो वो आपका फेज 2 है। तो अगर आपको मेन कैंपस में बीएस मैथमेटिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़नी है मेन कैंपस में, तो आप फेज 2 में टेस्ट दोगे। लेकिन अगर आप कोई नॉन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो मेन कैंपस में, तो आप फेज 1 में दोगे। अगर हम बात करें मेन कैंपस फेज 2 की बात कर रहा हूँ मेन कैंपस की, जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और बीएस मैथमेटिक्स। इसका जो टेस्ट होता है इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश 40 एमसीक्यूज, अगेन सेम टॉपिक्स जो मैंने आपको फेज 1 के लिए बताया। मैथमेटिक्स यहाँ पर आता है ईकेट का, मतलब यहाँ पर बेसिक मैथ्स नहीं होता, यहाँ पर होता है ईकेट का मैथ्स, मतलब कि फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ्स जो आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेती है, जैसे मेरान का हो गया, नस्ट का हो गया।
IBA क्या कहते हैं इसको, NED का हो गया, तो इस लेवल का मैथ सारा होता है फर्स्ट ईयर इंटर लेवल वाला। इस फेज 2 में जो आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए फेज 2 में अप्लाई करते हो मेन कैंपस के लिए, उसके MCQs आते हैं 35 और 25 आपके पास आते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स भी अगेन ECAT फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स, तो इंग्लिश 40, मैथमेटिक्स 35, ECAT की मैथ्स और 25 आपके फिजिक्स के। फेज 2 मेन कैंपस प्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, जो इसने भी प्री इंजीनियरिंग में की हुई है अपनी इंटरमीडिएट, वो ही जो है वो फेज 2 मेन कैंपस में दे सकता है। प्री मेडिकल का कोई डिपार्टमेंट फेज 2 में नहीं है मेन कैंपस में। फेज 2 में अब आ जाता है सब कैंपसेस, जो आपके दादू में, जो आपका दादू है, वीरपुर खास है, कंकोटे और आपका खैरपुर है। अगर आपको इन डिपार्टमेंट में जाना है, इन सब कैंपस में जाना है, तो आपको फेज 2 में टेस्ट देना पड़ेगा। और फेज 2 इनका जो टेस्ट है वो अगेन सेम फेज 1 वाला सिस्टम है। इंग्लिश 40, मैथ्स आपकी बेसिक वाली 35, जीके आपके पास 15 और IQ आपके पास 10। तो फेज 2 में अगर आपको सब कैंपस में जाना है तो फेज 2 और ये चारों सब्जेक्ट्स पास करने हैं। फेज 2 अगर मेन कैंपस में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं और ये 3 सब्जेक्ट्स। फेज 1 सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम से। तो अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तो वहां पर आपके पास लिखा हुआ आएगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस प्रोग्राम 2023 फॉर मेन कैंपस एंड सब कैंपस फॉर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का मतलब होता है फेज 1 और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का मतलब होता है फेज 2। तो सही है, ये बात आपके लिए है। तो फेज 2 की जो लास्ट डेट दी गई है वो यहाँ पर दी गई है मेरे ख्याल से 10 जुलाई फॉर्म्स की, और टेस्ट डेट होगा आपके पास 18 जुलाई को फेज 2 के लिए। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी और आपको इनकी वेबसाइट पर ये चीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है और उनके पैटर्न क्या होता है टेस्ट के। अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल आपको सखर IB यूनिवर्सिटी अवेलेबल देती है, मतलब आपको हॉस्टल मिल जाती है। आपको हॉस्टल की टेंशन नहीं लेनी कि हॉस्टल कहाँ लेना है, कहीं रूम लेना है, वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हॉस्टल की जो अभी फी चल रही है वो आपको पर सेमेस्टर 21,000 रुपीज़ लेते हैं हॉस्टल फी के। तो हॉस्टल की जो अभी फी है वो है 21,000। ये अच्छा सेमेस्टर में नहीं आता, ये आपको अलग से पे करना पड़ता है। जो मैंने आपको फी स्ट्रक्चर बताया वो खाली ट्यूशन फी है, मतलब कि सेमेस्टर की फी है, यूनिवर्सिटी की फी है, ये आपको हॉस्टल फी अलग से पे करनी पड़ती है। 21,000 जो है वो इसकी हॉस्टल की फी अभी चल रही है। हो सकता है आगे 22 कर दें, 23 कर दें। हॉस्टल फी सबकी सेम होती है और ये आपको देती है। और आपके पास फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, फिजिकल नहीं होते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब आपका टेस्ट आप दे के आए, अब आपका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप फेज 1 में टेस्ट दे के आए या फेज 2 में दे के आए, किसी में भी आपने टेस्ट दे के आए। अब टेस्ट के बाद क्या होगा, आपको शाम की अपलोड होगी, क्योंकि वो आपको एक कार्बन का भी देते हैं। आप चेक करते हो कि भाई की में मेरे कितने सही MCQ से कितने गलत है। तो जैसे ही आप चेक करोगे तब तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है इनका कट ऑफ क्या है, ये किस तरीके से जो है वो कट ऑफ रखते हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। और जैसे ही आपका टेस्ट हो गया आपको की आएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो और वो भी चेक करेंगे। फिर ठीक 3-4 दिन बाद, मतलब कि अगर आपका टेस्ट संडे को हुआ है तो वेडनेसडे या थर्सडे का इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट लगती है, जिसमें सारे वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो भी पास हुए होते हैं, जिन्होंने कट ऑफ सब सब्जेक्ट्स का पास किया हुआ होता है, और आपको जो है वो लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। और अब उसके बाद क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास की भी आ गई, अब आप लिस्ट में भी आ गए, आपका नाम आ गया, तो अब आपको करना है सबर। अब आपके पास ऑटोमेटिक TCS के जरिए IBA वाले जो है वो लेटर भेजेंगे और आपको उसमें सारा डिटेल में बताएंगे कब आना है, आपको कब रजिस्टर करना है, कब आपको जो है वो फी पे करनी है, वो आपको सब उसमें बता देंगे। तो ये होता है इसका चक्कर। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो देखो अभी जो है ना वो डायरेक्ट टेस्ट में कोई इसका खास स्कॉलरशिप डायरेक्ट नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको जितनी भी ये फी है सब कुछ आपको पे करनी पड़ेगी, कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको पे करनी पड़ती है। एडमिशन स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्ट टेस्ट वाले बच्चों को, या जो पेड होते हैं स्टूडेंट्स जो अभी अपनी फीस पर पढ़ रहे होते हैं, तो उनको सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में एग्जैक्टली कंप्लीटली 100% मिल जाती है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेने की, स्कॉलरशिप का मिलेगी, खर्चा है ये, अभी आपका काम एडमिशन सिक्योर करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और आपको सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपको फी रिफंड कर दी जाती है, मतलब आपने जितनी भी फी पे की होती है वो आपको सब वापस मिल जाती है, सिवाय एडमिशन फी के। और कुछ और फीस होती है जो आपकी रिफंड नहीं होती, वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कौन सी फी जो है वो रिफंड हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो ये आपको स्कॉलरशिप का मैंने बता दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखो कट ऑफ कैसे बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो फेज 1 में टेस्ट दिया है, तो आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। देखो कट ऑफ यहाँ पर कैसे बनता है कि अगर आप एक MCQ करेक्ट करते हो तो आपका जो है वो 4 स्कोर मिलता है, और अगर आपने एक इनकरेक्ट किया है तो आपको 4 स्कोर में से 1 स्कोर माइनस हो जाता है।
और अगर आपने कोई एमसीक्यूज नहीं किया, खाली छोड़ दिया है, तो उसका ना आईबीएस से वास्ता है, ना आपकी टेस्ट से वास्ता, वो आपका खत्म हो जाता है। आपका कट ऑफ आप बनेगा सिर्फ और सिर्फ करेक्ट एमसीक्यूज और इनकरेक्ट एमसीक्यूज से। अगर आपने एक एमसीक्यूज करेक्ट किया तो आपको 4 स्कोर मिलेगा, अगर आपने एक इनकरेक्ट किया तो अब आपका एक -1 स्कोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में 40 एमसीक्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 एमसीक्यूज किए, 30 एमसीक्यूज में से आपने 20 एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं, 10 एमसीक्यूज इनकरेक्ट किए हैं और 10 छोड़ दिए हैं 40 में से। अब जो छोड़ दिए उनका काम नहीं है, अब 30 में से कट ऑफ बनेगा। 30 में से आपने 20 सही किए तो एक सही करने पर आपको 4 स्कोर मिलता है, तो इसका मतलब है 4 × 20, इसका मतलब है आपका 100 स्कोर बन चुका है, 100 स्कोर बन चुका है। 10 आपने गलत कर लिए हैं तो 10 नेगेटिव पर क्या होगा, 10 स्कोर माइनस होगा, मार्क्स माइनस नहीं होंगे, 10 स्कोर माइनस होगा। तो 100 में से जब आपके ये 10 माइनस होगा, इसका मतलब है आपके पास जो कट ऑफ बनता है इंग्लिश का वो बनता है 90। तो इसका मतलब है आपका जो फाइनल स्कोर इंग्लिश में बनता है 90। अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करो तो लास्ट ईयर बिल्कुल इजी कट ऑफ था, 30 इंग्लिश में होना चाहिए, 30 मैथ्स में होना चाहिए, 5 आईक्यू में होना चाहिए, 5 जीके में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आईक्यू के 10 क्वेश्चन हैं, अगर आपका आईक्यू में 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 करते हो तो आपका स्कोर बन जाता है 8, क्योंकि 1 पर 4 मिल रहा है। और आप 8 के बकाया एमसीक्यू छोड़ देते हो तो देखो आपका 8 स्कोर तब भी बन गया। अगर कट ऑफ 5 हुआ तो इसका मतलब है आपका ये सब्जेक्ट पास है, तो इसका मतलब है 2 एमसीक्यूज करने पर भी आपका एक सब्जेक्ट पास हो जाता है। तो तभी कहते हैं कि टेस्ट जरूरी नहीं है, जिसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जिसको बहुत मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, वही पास कर सकता है, या जिसने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की है। अगर कोई माइंड से भी टेस्ट ये करना चाहे, कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट करे तो वो आसानी से पास कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ और चीज बतानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो मैं मजीद रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आंसर दे दूंगा, या मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, या आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, तो आप वहां पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अल्लाह हाफिज।